Pakistan's most watching legal awareness YouTube channel. Hello friend and viewers, I hope all are fine. This is Mobushar Iqbal Chohan, Advocate High Court and Legal Lecturer. लीगल लेक्चर्स की सेक्शन वाइज सीरीज़ के अंदर आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ एविडेंस। हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इंफॉर्मेटिव भी है एज़ यूजुअल। हमारा टॉपिक है कन्फेशन। कन्फेशन जहां एक तरफ अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल और टफ टॉपिक है, वहीं पर ये बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव भी है, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जुडिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, पुलिस इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और अदर जनरल सेंस के अंदर भी। आज हमारा टॉपिक इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए भी इंफॉर्मेटिव है कि इसके अंदर हम और भी बहुत से कन्फेशंस को पढ़ेंगे। जनरली ये समझा जाता था कि कन्फेशन सिर्फ मजिस्ट्रेट साहब के सामने किया जाएगा, अदर देन मजिस्ट्रेट साहब कन्फेशन इज़ नो कन्फेशन, बट ऐसा नहीं है। आज लॉ ऑफ एविडेंस के अंदर ही मैं आपको ऐसे और भी कन्फेशंस के बारे में बताऊंगा कि अगर आप वो कन्फेशन करते हो किसी और के सामने, किसी ड्रिंकिंग की सूरत में, किसी गैदरिंग में, फ्रेंड्स के साथ गैदरिंग में, या किसी क्वेश्चन के आंसर देते हुए, तो वो भी कन्फेशन कंसीडर किए जा सकते हैं आपके अगेंस्ट, वो भी एतराफ़ तसव्वुर किया जाएगा आपके ख़िलाफ़। तो लिहाजा ऐसे कन्फेशंस को सोच समझ के करें, जब भी करें। कौन से कन्फेशन है, कौन से एतराफ़ हैं जो अगर आप मजिस्ट्रेट साहब के अलावा भी कहीं पर करते हो तो वो आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो सकते हैं, और ऐसे कौन से एतराफ़ जुर्म हैं जो मजिस्ट्रेट साहब के अलावा कहीं और अगर आप करते हो तो वो आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं हो सकते। इन तमाम चीज़ों को आज हम कम्प्रीहेंसिवली और डिटेल डिस्कस करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज़ यूजुअल अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर नए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन करना भूलें, ताकि ऐसे ही फर्दर तमाम इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहें और उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त और टाइमली मिलते रहें। मज़ीद बराबर मेरे लेक्चर्स की फ़ीस को फुलफ़िल करना बिल्कुल ना भूलना करें। अगर इस लेक्चर से आपको फ़ायदा मिले, आपको समझ आए, मेरी फीस आपके ऊपर बाइंडिंग है। मेरी फीस आपने 3 स्टेप के अंदर पे करनी है। फर्स्ट स्टेप कम से कम 10 रुपये डोनेट करने हैं, सेकंड स्टेप कम से कम 2 लोगों की आपने हेल्प करनी है, और थर्ड स्टेप मेरे पेरेंट्स के लिए दुआ, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर कन्फेशन। आर्टिकल 37 टू ऑनवर्ड। कन्फेशन a written or oral acknowledgement of guilty by accused of any offense। ये तो थी एक छोटी सी डेफिनेशन। पहले हम कन्फेशन की ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी से डेफिनेशन को पढ़ते हैं, फिर हम आगे इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। उससे फ़ायदा ये होगा कि हमें आसानी होगी इसकी डेफिनेशन को मद्देनज़र रखते हुए। ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी के मुताबिक कन्फेशन की जो डेफिनेशन है वो ये, ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी, अ क्रिमिनल सस्पेक्ट ऑरल और रिटर्न एक्नॉलेजमेंट। अ क्रिमिनल सस्पेक्ट, ऐसा शख्स जिसके ऊपर किसी जुर्म का शक हो, यकीन नहीं शक हो। हमेशा याद रखिएगा, कन्फेशन तब किया जाता है जब आपके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। जब आपके पास आपके खिलाफ सबूत है देन कन्फेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। अ क्रिमिनल सस्पेक्ट, जिसके ऊपर कोई मुजरमाना काम सरजद अंजाम करने, कोई मुजरमाना फेल सरजद करने का इल्ज़ाम हो या शक हो, वो किसी चीज़ को माने, एक्नॉलेज करे, तस्लीम करे, एतराफ़ करे उसका। इन ऑरल और रिटर्न एक्नॉलेजमेंट, ज़ुबानी या तहरीरी, ऑफ गिल्टी ऑफन इंड्यूस डिटेल अबाउट द क्राइम। क्राइम के बारे में डिटेल से बताया कि जो मैंने क्राइम जुर्म किया है ये इसकी डिटेल क्या थी, वजूहात क्या थी, रीजंस क्या थी, क्यों किया, कहाँ किया, कब किया, कैसे किया, किस तरह से किया, इन तमाम चीज़ों को डिटेल कंप्रीहेंसिवली जब वो बताएगा, डेट इज़ कॉल्ड कन्फेशन। कन्फेशन CRPC 164 के तहत मजिस्ट्रेट साहब रिकॉर्ड करेंगे, हैंड कफ रिमूव करवा दिए जाएंगे, पुलिस वालों को बाहर भिजवा दिया जाएगा। मजिस्ट्रेट साहब बाकायदा ये कहेंगे कि आप कन्फेशन करने के बाउंड नहीं हैं, आप अपने खिलाफ एतराफ़ करने के बाउंड नहीं हैं, आपको कोई ज़ोर ज़बरदस्ती तो नहीं, कोई प्रॉमिस तो नहीं, इंड्यूस तो नहीं किया गया, डराया धमकाया तो नहीं गया, धमकी तो नहीं लगाई गई, किसी और सेंस में, किसी और मजबूरी में तो नहीं आप कर रहे। और फिर मजिस्ट्रेट साहब उसको ये भी बताएंगे कि ये कन्फेशन आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है, ये एतराफ़ जुर्म आपके खिलाफ जा सकता है, और इसके ऊपर आपको कैपिटल पनिशमेंट भी मिल सकती है। तो लिहाजा आप मजबूर बिल्कुल नहीं है, अगर आप चाहें तो अभी भी रिवर्ट कर दें, कोई इशू नहीं है। इन तमाम के बाद अगर अक्यूज़ कहे कि नहीं मैं अपना एतराफ़ जुर्म करना चाहता हूँ, तो देन मजिस्ट्रेट साहब उसको रिकॉर्ड करेंगे, हथकड़ियाँ खुलवा दी जाएंगी, पुलिस वालों को बाहर भिजवा दिया जाएगा कोर्ट से, और मजिस्ट्रेट साहब उस शख्स के बयान को रिकॉर्ड करेंगे इंडिपेंडेंट इन्वायरमेंट के अंदर, पुरफिज़ा माहौल के अंदर, खुद मुख्तियार इन्वायरमेंट के अंदर, ताकि जिसके अंदर ये डाउट ना हो कि इसको कोई डर है, दबाव है वगैरह। अब पढ़ते हैं आर्टिकल 37, कन्फेशन caused by inducement, threat, promise when relevant in criminal cases।
अ कन्फेशन मेड बाय एन अक्यूज पर्सन, ऐसा एतराफ़ जुर्म जो किसी अक्यूज पर्सन की तरफ से बनाया जाए, इज़ इररेलेवेंट इन क्रिमिनल केसेस, गैर मुतलका होगा क्रिमिनल केसेस में, इफ़ द मेकिंग, अगर ये कन्फेशन बनाया गया है, अपीयर टू द कोर्ट टू हैव बीन काज बाई एनी इंड्यूस, कोर्ट के सामने ये कन्फेशन किया गया है किसी माइल करने की, रागिब करने की सूरत में, किसी ने उसको रागिब किया कि आप कन्फेशन कर लो, हम आप कितने पैसे दे देंगे वगैरह वगैरह, या आपका ये काम जो रुका हुआ है हम करवा देंगे। थ्रेट और प्रॉमिस, किसी धमकी की सूरत में, किसी और वादे की सूरत में। हैविंग रेफरेंस टू द चार्ज अगेंस्ट अक्यूज पर्सन, जो अक्यूज पर्सन के खिलाफ चार्ज है उस पर जब वो अपना कन्फेशन बनाता है। Proceeding from a person is authority to sufficient the opinion of the court to give the accused person ground which would appear to him reasonable of suspect, by making it would again be advantage to avoid any veil of temporal nature in the reference to the proceeding against him। मजिस्ट्रेट साहब भी उसको सब कुछ बताएंगे। और अगर कोई ऐसा कन्फेशन जो किसी धमकी की सूरत में, इंड्यूसमेंट की सूरत में, किसी को माइल करना, रागिब करना, या किसी प्रॉमिस की सूरत में जो कन्फेशन बनाया गया है वो इररेलेवेंट होगा क्रिमिनल केस में। डजंट मैटर, वो चाहे एथेंटिक भी है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर और याद रखिएगा, ऑनरेबल सुपीरियर कोर्ट्स ने अपनी जजमेंट के अंदर ये कहा है कि कन्फेशन की बेस के ऊपर कैपिटल पनिशमेंट ना दी जाए, बल्कि कन्फेशन के साथ साथ, चूँकि कन्फेशन हो चुका है, कन्फेशन की वजह से बहुत सी बातें सामने आ चुकी हैं, तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ को, लाइक पुलिस वालों को या अदर देन इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़, उनको ये चाहिए कि इन्वेस्टिगेशन के थ्रू एविडेंस इकट्ठी करें, विटनेस कलेक्ट करें, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस या किसी भी तरह की कोई भी पुअर एविडेंस। क्यों? क्योंकि कन्फेशन एक ऐसी चीज़ है कि अगर इसके ऊपर सज़ा मिल जाए, अगर मुलजिम के गर्दन के अंदर फंदा डल गया है और वहाँ पर भी अगर वो कन्फेशन से रिवर्ट कर गया, इनकार कर गया, तो उसकी सज़ा वहीं पर ख़त्म। एक चीज़ कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुपीरियर कोर्ट्स ने ये हुक्म दिया है इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ को कि आप कन्फेशन की बिहाफ के ऊपर जो है वो अपने आप को फ्री ना समझ लेंगे, जी मुलजिम ने कन्फेशन कर लिया अब हम फ्री हैं। कन्फेशन जो कि हो चुका है उससे बहुत सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं, तो लिहाजा आप इन्वेस्टिगेशन के अंदर ऐसी एविडेंस, ऐसे विटनेस लेकर आएँ जिससे मुलजिम के खिलाफ केस को स्ट्रॉन्ग किया जा सके। कल कलाम को मुलजिम कन्फेशन से रिवर्ट कर जाता है कि मैं अपने इतराफ़ जुर्म को वापस लेता हूँ, मैं नहीं मानता, मुझे धमकी में करवाया गया है, मुझे मेरे ऊपर कोई डर था, कोई दबाव था, पुलिस वालों का डर था या किसी भी और शख्स का डर था, तो वहीं पर उसकी सज़ा को ख़त्म करना पड़ेगा। तो बेहतर ये है कि दोबारा से फिर ट्रायल स्टार्ट करना पड़े। तो इसके लिए अगर वो कन्फेशन करता है तो उसके साथ फ़ौरन इन्वेस्टिगेशन भी की जाए, मज़ीद फर्दर एविडेंस भी इकट्ठी की जाए, ताकि मुलज़िम के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग केस बन सके। और अगर वो अपने कन्फेशन से रिवर्ट कर भी जाए तो उन एविडेंस और विटनेस की बिहाफ के ऊपर उसकी जो सज़ा है वो आगे फर्दर प्रोसीड करवाई जा सके। नेक्स्ट आर्टिकल 38, कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर नॉट टू बी प्रूफ, पुलिस वालों के सामने किए गए किसी भी कन्फेशन की कोई अहमियत नहीं है। इसको एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशन भी आप कह सकते हो। मैं आगे चल के आपको ये भी बताऊंगा कि कौन से कन्फेशन है जो पुलिस के सामने करने की भी अहमियत है और वो रेलिवेंट है, बट वो किस सेंस में ये भी बताऊंगा डिटेल से। लेकिन इन शॉर्ट आपको बता दूं कि पुलिस के सामने किए गए कन्फेशन की कोई अहमियत नहीं है। नेक्स्ट आर्टिकल 39, कन्फेशन बाय अक्यूज वाइल इन कस्टडी ऑफ पुलिस नॉट टू प्रूफ अगेंस्ट हिम। जैसे कि पहले बताया कि अगर पुलिस कस्टडी में कोई शख्स कन्फेशन करता है तो उसको उसके खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जाए, क्योंकि उसकी वर्थ ही कोई नहीं है, उसकी वैलिडिटी कोई नहीं है। हाँ, अगर पुलिस की कस्टडी में कन्फेशन किया गया है लेकिन मजिस्ट्रेट साहब मौजूद हैं या पुलिस मजिस्ट्रेट साहब के पास ले गई उनको, तो देन वो कन्फेशन कंसिडर किया जा सकता है। पुलिस कस्टडी से मुराद ये नहीं कि पुलिस उसको फॉर्मली हिरासत में ले। अगर पुलिस ने किसी शख्स को नज़रबंद किया हुआ है, उसके ऊपर नज़र रखी हुई है, उसको किसी एक ख़ास मखसूस जगह तक कैदोबंद किया, तो इस दौरान भी अगर वो कन्फेशन करता है, मीनवाइल सिर्फ थाने में ही नहीं, पुलिस बाहर भी अगर किसी से कुछ पूछगछ करती है और वो कन्फेशन कर ले पुलिस के डर से या किसी भी सेंस में, तो उसकी कोई अहमियत नहीं होगी जब तक कि वही अल्फाज मजिस्ट्रेट साहब के सामने फ्री ऑफ हैंड, आज़ादी में ना कहे जाए और उनके अंदर CRPC 164 के तमाम पैरामीटर्स को फुलफिल ना किया जाए। अगला आर्टिकल, नेक्स्ट आर्टिकल 40, हाउ मच इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम द अक्यूज मे बी प्रूफ। कौन सी इंफॉर्मेशन जो अक्यूज से रिसीव की जाए वो प्रूफ की जा सकती हैं। ये है वो आपका कन्फेशन जो आप पुलिस के सामने करते हो तो ये आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है, या पुलिस के अलावा किसी भी और शख्स के सामने, या कोई शख्स शराब पीकर कोई ऐसा सच कह दे, या किसी कन्वर्सेशन के अंदर, किसी गैदरिंग के अंदर कोई शख्स एतराफ़ करे कि हाँ यार वो काम तो ऐसा ही किया सी, वो तेरे भरावां ने काम किया। अक्सर होता ही है कि 2-4 दोस्त बैठे हैं कहीं चाय के ढाबे पर, किसी रेस्टोरेंट के अंदर, तो एक आधा दोस्त बीच में से ऐसा होता है जो अपना आप दोस्तों के ऊपर भारी करने के लिए, अपने आप को दोस्तों में सुपीरियर करने के लिए ऐसी बहुत सी बातें कह देता है जो या तो उसको कहनी नहीं चाहिए या उसने वो की नहीं होती, लेकिन वो फंस जाता है। जैसे कि 4 दोस्त एक जगह पर बैठे हैं, उनमें से 2 दोस्त कहते हैं यार फलां जगह पर एक मर्डर हुआ था, वो किसने किया है, तो तीसरा दोस्त कहता है कि यार तड़ा भरा जिंदाबाद, तड़े भरा ने किया है कम, इस अलावा और कौन कर सकता है। प्रोबेबल है कि उसने वो किया हो,
या प्रोबेबल है कि उसने वो ना किया हो, लेकिन उसका ये कहना उसके खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है कल को ट्रायल में। बट एक चीज़ याद रखिएगा, एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशन आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है एज ए रेलिवेंट फैक्ट, बट एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशन की बेस के ऊपर कन्विक्शन नहीं दी जा सकती, सज़ा नहीं दी जा सकती। मज़ीद एविडेंस और विटनेस चाहिए। बट रेलिवेंट फैक्ट एक ऐसी चीज़ है कि जिससे केस को आगे बढ़ाया जा सकता है, फर्दर प्रोसीड करवाया जा सकता है। रेलिवेंट फैक्ट ऐसे ही है जैसे एक अंधेरे के अंदर एक छोटी सी रोशनी, उस एक रेलिवेंट फैक्ट से आप मजीद और बहुत सी चीज़ों को आइडेंटिफाई कर लेते हो। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सिर्फ रेलिवेंट फैक्ट की ही नज़र में रहते हैं, रेलिवेंट फैक्ट को ही ढूंढते हैं, कहाँ पर कोई हमें रेलिवेंट फैक्ट मिले और हम इस केस को आगे बढ़ाएं। व्हेन एनी फैक्ट इज डिस्पोज टू बी discover in consequence of information received from the person accused of any offense in the custody of police officer, so much information whether it amount to confession or not or relates distinctly to the fact thereby discover may be proof। पुलिस वाले जब किसी से कोई इन्फॉर्मेशन लेते हैं या उससे कुछ उगलवाते हैं, लाइक एक शख्स ने एक मर्डर किया और उसने बताया कि जी मैंने इस मर्डर के दौरान 30 बोर पिस्टल को यूज़ किया था और उसकी फ़लाँ जगह पर बुलेट्स पड़ी हैं और मैंने फ़लाँ जगह से बुलेट्स ये ली थी। अब पुलिस वाले जो बुलेट्स बाकी हैं वो देखते हैं, जो बुलेट्स चल चुकी हैं उनको रिकवर करते हैं, उस पिस्टल को रिकवर करते हैं, उस पिस्टल के ऊपर उसके फिंगरप्रिंट्स होंगे, वो बुलेट्स उसी पिस्तौल में से निकली हुई हैं, या उसके कपड़ों के ऊपर कोई ऐसे खून के धब्बे हैं, उन कपड़ों को लिया जाता है, उनको फॉरेंसिक भिजवाया जाता है। तो ये इन्फॉर्मेशन उस शख्स के खिलाफ एज ए सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के तौर पर इस्तेमाल हो सकती हैं। तो लिहाजा कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आप पुलिस के सामने बोल देते हो, कन्फेशन तो नहीं होगा, चाहे आपने कन्फेशन की सूरत में किया है, लेकिन उस कन्फेशन से जो पुलिस वाले रिकवरीज करेंगे, जो पुलिस वाले चीज़ों को कलेक्ट करेंगे एविडेंस की सूरत में या विटनेस की सूरत में, तो वो फैक्ट आपके अगेंस्ट इस्तेमाल हो सकते हैं। मैंने स्टार्ट में क्या बताया था कि ऑनरेबल कोर्ट ने ये कहा है कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज कन्फेशन की बिहाफ के ऊपर रिलैक्स ना हो जाए, मजीद इंफॉर्मेशन इकट्ठी करें, कलेक्ट करें, गैदर करें। लाइक एक शख्स कन्फेशन करता है तो पुलिस वालों को चाहिए कि उसने किस पिस्टल से मारा है वो रिकवर करें, बुलेट्स को रिकवर करें, उसके खून के ऊपर, उसके कपड़ों पर जो खून के निशान हैं उन कपड़ों को रिकवर करें, वो किस चीज़ पर उस अक्रंस तक गया था उस सवारी को रिकवर करें, बाइक है, कार है, वहाँ पर उसने पेट्रोल कहाँ से डलवाया, कितने का डलवाया, पैसे कहाँ से निकलवाए, इन चीज़ों की रसीदों को रिकवर करें जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के तौर पर उस शख्स के खिलाफ इस्तेमाल हो सकती हैं। और कल कलाम अगर वो बदल भी जाए तो इन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की बिहाफ के ऊपर उसकी सज़ा को फर्दर प्रोसीड करवाया जा सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल 41, confession made after removal of impression caused by inducement, threat और promise relevant। अगर कन्फेशन बनाया गया है किसी थ्रेट की सूरत में, किसी प्रॉमिस की सूरत में, किसी इंड्यूसमेंट की सूरत में, और उसको रिमूव करवा दिया जाए, देन इज अ रेलिवेंट। इफ सच कन्फेशन, अगर कोई ऐसा कन्फेशन एज अ रेफर टू आर्टिकल 37 के जरिए बनाया गया, यानी कि किसी थ्रेट, इंड्यूसमेंट, प्रॉमिस की सूरत में, आफ्टर द इंप्रेशन काज्ड बाय एनी सच इंड्यूसमेंट, थ्रेट, प्रॉमिस, इट इज इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट बी फुली रिमूव इज अ रेलिवेंट। अगर ऐसी थ्रेट ख़त्म कर दी जाए, प्रॉमिस ख़त्म हो जाए, इंड्यूसमेंट ख़त्म हो जाए और बाद में वो शख्स कहे कि पहले तो मैंने ये प्रॉमिस किया था, पहले तो मैंने ये कन्फेशन किया था इस प्रॉमिस की सूरत में, इस इंड्यूसमेंट या थ्रेट की सूरत में, लेकिन अब मैं अपनी मर्ज़ी से आज़ादाना तौर पर भी ये कन्फेशन करता हूँ, तब वो रेलिवेंट होगा इन द ओपिनियन ऑफ कोर्ट, कोर्ट की राय के साथ। कोर्ट में फिट थिंकिंग, जो कोर्ट मुनासिब समझे। अगला आर्टिकल 47, कन्फेशन अदरवाइज रेलिवेंट नॉट टू बिकम रेलिवेंट बिकॉज ऑफ प्रॉमिस और सीक्रेसी। ये भी आर्टिकल 40 के साथ काफ़ी मैच करता है। इफ सच कन्फेशन इज अदरवाइज रेलिवेंट, अगर कोई ऐसा कन्फेशन जो किसी और सूरत में मुतलका हो, it does not become irrelevant merely because it was under the promise of secrecy, consequence of deception practiced on the accused of the purpose of obtaining, or when he was drunk, जब वो शराब में हो, because it was made answer of question from no need to answer वगैरह वगैरह। अगर किसी शख्स ने कोई ऐसा कन्फेशन किया, अपने किसी दोस्त को कह दिया कि जी फलां मर्डर मैंने किया था, लेकिन किसी को बताना नहीं, प्रॉमिस उससे ले लिया, तो ये बताना नहीं, ये प्रिविलेज कम्युनिकेशन की मद में नहीं आएगा। अगर वो शख्स जिसको बताया है, लाइक ए बी को कहता है कि मैंने फ़लाँ शख्स का मर्डर किया था लेकिन तू किसको बताई ना, अगर बी कोर्ट में कहता है कि मुझे ए ने बताया था कि मैंने फ़लाँ का मर्डर किया है, तो ये कन्फेशन जो ए ने बी के सामने किया है, ये ए के ख़िलाफ़ एज ए रेलिवेंट फैक्ट इस्तेमाल हो सकता है। या कोई शख्स शराब पीकर, कोई ड्रिंकिंग करके, कोई नशावर चीज़ लेकर, मदहोश होकर कोई ऐसे अल्फाज बोलता है जो कि इन अदर सेंस, इन सेंसेबल माइंड वो नहीं बोलता, नहीं अयां करता, नहीं वाजे करता,
तो इस सूरत में, किसी नशे की सूरत में भी अगर कोई ऐसा सच वो बोल दे और वो जुर्म उसने किया हो तो वो भी उसके खिलाफ इस्तेमाल होगा। तो फिर ये नहीं कहा जा सकता है जी कन्फेशन जो है उसके लिए ये कहना ज़रूरी है, वो कहना ज़रूरी है, तो लिहाजा अगर इसने ऐसा कुछ बोला है तो ये इसके खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो सकता। वो उसके खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है एज अ रेलिवेंट फैक्ट, नॉट अ कन्फेशन। मैंने आपको पहले बताया कि रेलिवेंट फैक्ट की बेस के ऊपर कन्विक्शन, सज़ा या कैपिटल पनिशमेंट नहीं दी जा सकती। कन्फेशन बेस पर कैपिटल पनिशमेंट अवार्ड की जा सकती है, दी जा सकती है। तो ये जो कोई ऐसा शख्स अपने किसी को बात कहते हुए प्रॉमिस लेगा जी आपने किसी से जिक्र नहीं करना, या अपने किसी दोस्त को कहे शराब की सूरत में या सवाल जवाब की सूरत में, या जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, 4 दोस्त बैठे हैं, 2 दोस्त कहते हैं ये फलां बंदा मर्डर हो गया, किसने किया, तीसरा दोस्त कहता है ये ताड़े भरा ने किया, ताड़ा भरा दूसरा वेखो अथे और। तो ऐसे अल्फाज जो कोई शख्स अदा करता है चाहे उसने किए हैं या नहीं किए, इन केस जब उसके ऊपर इल्ज़ाम आएगा तो वो अल्फाज उसके मुंह से जो निकले हैं लोगों के सामने वो उसके खिलाफ इस्तेमाल किए जा सकते हैं कि जी इसने ये अल्फाज बोले थे। आर्टिकल 43 कंसिडरेशन ऑफ प्रूफ कन्फेशन अफेक्टिंग पर्सन मेकिंग इट टू अदर जॉइंटली अंडर ट्रायल ऑफ सेम when more person than one are being tried jointly for the same offence and a confession made by one each person is proved by one of such person is proved, such confession shall be proof against the person making it. The court may into consider such confession as circumstantial evidence against such other person. For example, आर्टिकल 43 एग्जाम्पल से समझाता हूँ। 2 लोग हैं A और B, इन पर C के मर्डर का ट्रायल चल रहा है। A मिड ऑफ ट्रायल के दरमियान में ये कहता है कि मैंने और बी ने मिलकर सी का मर्डर किया था, तो ये ए के खिलाफ तो इस्तेमाल होगा, बट एज ए सर्कमस्टेंशियल ये बी के खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकता है। समझ आई बात की नहीं? 2 लोगों पर सेम नौइयत के जुर्म में, सेम ट्रायल में 2 लोगों को उन सेम जुर्म में, सेम केस में 2 लोगों का इकट्ठा ट्रायल हो रहा है। इस दौरान अगर एक शख्स अपने जुर्म का इतराफ़ कर ले कि हाँ जी मैंने बी के साथ मिलकर ये जुर्म किया था, तो ए के खिलाफ तो डायरेक्टली इस्तेमाल होगा, लेकिन बी के खिलाफ भी ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के तौर के ऊपर इस्तेमाल हो सकता है, बट आफ्टर फर्दर corroborative एविडेंस पनिशमेंट अवार्ड की जा सकती है। अगला आर्टिकल 44 अक्यूज पर्सन टू बी लाइबल टू क्रॉस एग्जामिनेशन। जितने भी अक्यूज पर्सन होंगे वो क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए लाइबल होंगे, अहल होंगे, उनके ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन की जा सकती है। नेक्स्ट आर्टिकल 45 एडमिशन नॉट टू कंक्लूसिव प्रूफ बट मे स्टॉप। एडमिशन जो है जैसे कि हम पिछले लेक्चर में भी बता चुके हैं कि वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होगा बट स्टॉप पर लग जाए प्लीडिंग की सूरत में। लाइक 2 लोग हैं, उनका कोई मुकदमा चला, केस चला कोर्ट में, ए ने कहा कि बी फलां जगह का रहायशी है, फलां इसकी ज़ात है, इसने मुझसे पैसे लिए थे। पहला पैरा बी कहता है जी मैं अपना नाम मानता हूँ, ए ने मेरा नाम सही बताया, ए ने मेरी रेजिडेंस सही बताई, तो जो कुछ बी ए का मान रहा है प्लीडिंग की सूरत में वो कंक्लूसिव प्रूफ होगा, वो बी के खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकता है अगर बी उसे रिवर्ट करे, बशर्ते कि उसने इन प्लीडिंग इन राइटन फॉर्म के अंदर वो दिया हो। नेक्स्ट आर्टिकल 46 डाइंग डिक्लेरेशन से स्टार्ट होता है। किसी मुर्दा शख्स की, किसी ऐसे शख्स की गवाही जो कोर्ट में नहीं लाया जा सकता या नहीं दिलवाई जा सकती, इसको हम अपने अगले लेक्चर के अंदर डिटेल डिस्कस करेंगे। द लेक्चर इज कंप्लीट। आई होप ये लेक्चर आपके लिए फायदेमंद साबित हुआ होगा। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और अगर अभी तक भी आप मुझे सुन रहे हैं तो आपकी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी, आपके ज़ौक़ को भी सलाम करना पड़ेगा। दोबारा हाजिर होंगे एक नई सीरीज़ में, एक नई लेक्चर के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। वस्सलाम।